आज हम लोग सेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेट के कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ। अब सेट की इम्पोर्टेंस को सबसे पहले मिस्टर जॉर्ज कैंटर ने रियलाइज किया था। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही सबसे पहले जो है ना इम्पोर्टेंट ऑफ सेट्स को बताया था। अब सेट्स का जो इस्तेमाल है ये मैथमेटिक्स में कई टॉपिक्स में होता है। जैसे कि टॉपिक हो गया प्रोबेबिलिटी, दूसरा टॉपिक हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, हमारे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी और रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो सेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट्स होते क्या है, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन होती है ऑल वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects are called sets। जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं उनको हम मैथ्स में सेट्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि द रिवर ऑफ इंडिया। अब ये जो है ना वेल डिफाइंड है, क्योंकि जैसे कि नाइल रिवर है, नाइल रिवर अफ्रीका में है, तो उसको हम इस कलेक्शन में नहीं ले सकते। तो ये जो कलेक्शन हो गया ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या है, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली AEIOU। अब यहाँ पे जो सेट है वो है AEIOU का। अब ये भी एक वेल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वॉवेल्स को ही लेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, द कलर्स ऑफ रेनबो। अब रेनबो में जितने कलर होते हैं VIBGYOR, विबज्योर करंट का कलर जो है हम रेनबो में देखते हैं। इसका मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब कुछ एक अनडिफाइंड कलेक्शन है, जैसे कि ऑल बिग सिटीज ऑफ इंडिया। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है। किसी पर्सन के लिए कोई सिटी बहुत बड़ा है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई दूसरा सिटी बड़ा हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है अनडिफाइंड कलेक्शंस का, जैसे ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। अब ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में कोई बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स में हो सकता है, कोई सोशल स्टडीज में हो सकता है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेट्स होता है मैथमेटिक्स में, उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स बोलते हैं। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमने इस सेट को नाम दे दिया ए का, तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और यहाँ पे रिवर्स जितनी भी हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सब हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। या इनको कोई एक सिंबल देना है तो हम जैसे गंगा को G दे दिया तो स्मॉल G देंगे, यमुना को Y दे दिया तो स्मॉल Y देंगे, गोदावरी को स्मॉल G देंगे। इस तरह से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स को हम लिख कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक करली ब्रैकेट बना लेते हैं
ये होता है करली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया जो वॉवेल्स का सेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का, तो हम इसको AEIOU इस तरह से लिख सकते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ है, जो ये वाला ए सेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने पहले U लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर I लिख दिया, फिर O लिख दिया, लास्ट में A लिख दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है रोस्टर फॉर्म की? रोस्टर enables us to see all elements at a glance। यानी कि रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था AEIOU, अब ये जो एलिमेंट सारे लिखे हुए हैं ये सब के सब हम रोस्टर फॉर्म में एक साथ देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का? सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। ऑल प्रॉपर्टीज बेस्ड सेट्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब इस तरह से लिखने का तरीका क्या है, वो ये लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हमने उस सेट का नाम दे दिया ए। अब ए एक सेट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं x कोलन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, जैसे x बिलोंग्स टू a। अब ये जो साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का नाम जो है मैथमेटिक्स में एप्सिलॉन बोला जाता है। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ कि x जो एलिमेंट है वो a सेट्स को बिलोंग करता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं x और उसके बाद x की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो कोलन है वो किसके लिए स्टैंड होता है? सच दैट के। यहाँ पे इसको हम कैसे रीड करेंगे? x such that x is the element of natural numbers and x is less than or equal to 10। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हम जो है गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ले लिया, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, और इसको अगर इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर जो है वो नंबर होता है जो हमको बताता है कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि ये सेट हमने लिया हुआ है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 है। तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 10 होगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? अब ये भी सेट ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 10। अब रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट्स का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी आती है काइंड्स ऑफ सेट्स कि सेट्स जो है कितने तरह के होते हैं। अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ये जो साइन होता है इसको हम 5 बोलते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है एम्प्टी सेट का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया
और x is the capital of वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया की कोई कैपिटल नहीं है, तो यहां पे कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है। अब दूसरा है सिंगलटन सेट। अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां पे सिर्फ एक एलिमेंट आ सकता है जो कि क्या है, दिल्ली। तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। अब एम्प्टी सेट और सिंगलटन आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बारी आती है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, x is the element of natural number, x is less than or equal to 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले हमने निकाल रखा था, इसमें कितने होते हैं, इसका कार्डिनल नंबर 10 है और ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। लेकिन कुछ सेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एलिमेंट्स हम गिन नहीं सकते, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब ये जो सेट है, रियल नंबर कितने होते हैं, रियल नंबर अनगिनत होते हैं, तो वो ये जो सेट हो गया ये एक इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे कुछ सेट्स रिलेशंस हैं कि दो सेट अगर हैं तो उनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे हम दो सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक सेट ले लिया और उसमें 1 2 3 और B एक सेट ले लिया जिसमें हो गया A B और C। अब पहला रिलेशन क्या है, दो सेट्स के बीच में टू सेट्स, दो सेट, कोई भी दो सेट हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि ये जो A है इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। और सेट B का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो ये दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने A एक सेट ले लिया और B एक सेट ले लिया। अब ये दोनों सेट्स, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। यानी कि दो सेट्स अगर उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है तो उनको हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 और B एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। अब ये दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट बट टू सेट्स में नॉट बी इक्वल। यानी कि अगर कोई भी दो सेट्स हैं तो वो हमेशा, और वो दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो वो इक्विवेलेंट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे कि हमने एक इक्वल सेट ले लिया 1 2 3,
अब यहाँ पे दो सेट्स हैं। अब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। लेकिन ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट टू सेट्स में नॉट बी इक्वल। यानी कि कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते या इक्वल हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे A is called a subset of B if every element of A is also a element of B। अब हमने यहाँ पे दो सेट ले लिया 1 2 3 और B एक सेट ले लिया 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, A जो सेट है वो है 1 2 3 और B क्या सेट है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे A जो है सबसेट है B का। कब होगा सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ B। यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट्स हो तो A जो है ना क्या कहलाएगा, B का सबसेट कहलाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पे भी एक नोट लिखा हुआ है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन B इज अ सुपरसेट ऑफ A। यानी कि अगर A जो है ना सबसेट है B का तो B जो है सुपरसेट कहलाएगा A का।